हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 का जो इकोनॉमिक्स डोमेन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है? तो रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, वो है आपका अनलिमिटेड सप्लाई। रिसोर्सेज जो होता है आपका लिमिटेड होता है, वो अनलिमिटेड नहीं होता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। एक सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है? वो होता है आपका गवर्नमेंट डिसीजन से डिटरमाइन होता है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, तो इसमें जो भी मेजर डिसीजंस होगा वो गवर्नमेंट ही लेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट। जो पीपीसी का स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो पीपीसी का जो स्लोप होता है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पीपीसी का स्लोप जो है वो दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में से कौन सा है? तो माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपका कौन सा है? वो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या कहता है, और सिचुएशन क्या दिया है आपका, केटीडस पेरिबस। केटीडस पेरिबस मतलब क्या होता है कि जो आपका डिमांड है वो बस प्राइस की वजह से चेंज होगा, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहेगा। बाकी फैक्टर्स जैसे कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब जो है जिससे डिमांड इम्पैक्ट होता है वो सब कांस्टेंट रहेगा। तो उस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? उस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है वो है डिमांड डिक्रीजेस विद प्राइस। मतलब प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो डिमांड कर्व में शिफ्ट को नहीं करेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ। जो गुड्स है उसका खुद का प्राइस का जो चेंज होगा वो उसको शिफ्ट नहीं करेगा। तो इसका देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि शिफ्ट इधर हुआ या फिर इधर हुआ, ये शिफ्ट होता है। और अगर ये लाइन पे मूव कर रहा है तो मूवमेंट अलोंग द लाइन होता है, शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, प्राइस अगर खुद का चेंज हो रहा है बस, तो इससे बस मूवमेंट अलोंग द लाइन होता है। और प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होता है उसके वजह से जो डिमांड होता है वो शिफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेड एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन विल। अगर दो गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरा का जो डिमांड है वो क्या होगा? तो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मान लीजिए अगर टी और कॉफ़ी जो है सब्स्टिट्यूट गुड है, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो आप जो है कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कॉफ़ी का डिमांड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यही जो है ये सब्स्टिट्यूट गुड का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स। जो डिमांड का प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या चीज़ को मेजर करता है? तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो किस चीज़ को मेजर करता है? वो मेजर करता है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस चेंज। प्राइस चेंज जो है वो मतलब होने से आपको क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, वही चीज़ जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करता है। ठीक है, मतलब कि प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो उसका क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन द शॉर्ट रन विच कॉस्ट इज कंसिडर्ड फिक्स्ड। शॉर्ट रन में कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो कि फिक्स्ड होता है? तो शॉर्ट रन में आपका फिक्स कॉस्ट जो होता है फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो होता है शॉर्ट रन में आपका चेंज नहीं होता है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है? तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में आप कितना एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग इस तरह से निकालते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन ए परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस डिटरमाइन बाय। एक परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट का सिचुएशन है, उसमें प्राइस जो है वो कैसे डिटरमाइन होगा? तो प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे डिटरमाइन होता है। ठीक है, ये इंडिविजुअल फर्म जो है इसको चेंज नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाय सिंगल सेलर। सिंगल सेलर जो है किस मार्केट स्ट्रक्चर में रहता है? तो सिंगल सेलर जो है आपको पता होगा मोनोपोली मार्केट में रहता है। मतलब उसके पास ही पूरा सेलिंग का कंट्रोल होता है, वही एक अकेला प्रोड्यूसर होता है जो कि मतलब सेल करता है। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल इनकम इज द। नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम जो है टोटल इनकम है कंट्री का रेसिडेंट्स जो अर्न करते हैं। अब कंट्री के रेसिडेंट्स कौन है? कंट्री के रेसिडेंट्स मतलब कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का सिटीजन हो।
ठीक है, अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है फिर भी वो इंडिया का रेसिडेंट्स हो सकता है। तो इनका जो टोटल इनकम अर्न होता है वही आपका नेशनल इनकम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं? तो हम लोग इनमें से जीडीपी में किसको इंक्लूड करेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एडी। एडी का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? तो एडी का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? इंपोर्ट्स नहीं है। एडी जो है उसमें आपका कंजम्पशन आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आता है, नेट एक्सपोर्ट्स आता है, ना ही इंपोर्ट आता है। ठीक है, तो एडी का कंपोनेंट इंपोर्ट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? तो वो है आपका आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्वालिटेटिव टूल इनमें से कौन सा है? वो है आपका क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है कि जैसे कि कोई एक सेक्टर है जिस पे लोन देना चाहिए और कोई एक सेक्टर है जिस पे लोन नहीं देना चाहिए, किसी चीज को डिसाइड करने को क्रेडिट रेशनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एजुकेशनल लोन लेने जाएगा तो उसको लोन मिल जाएगा, और कोई कार लोन लेने जाएगा तो उसको लोन नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट रेशनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल लाइकली लीड टू। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो इससे आपका एडी जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जो है वो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर उनका खर्च उठाने लगेगा तो इनके पास जो इनकम है बच जाएगा, उससे वो लोग एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे, उससे एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विच इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी इफ मल्टीप्लाइड इज 5। मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर 5 है तो एमपीसी का वैल्यू कितना होगा? तो मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर 5 है तो एमपीसी जो है उसका वैल्यू आपका 0.8 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मल्टीप्लायर जो है, ठीक है, मल्टीप्लायर अगर 5 है, इसका मतलब ये है कि आपका जो, आप इसको सिंपली डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 1/5 करके ऐसे, तो उससे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिख रहा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपको आंसर का पता चल जाएगा कैसे निकला है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, आपसे पूछा है। सेंट्रल बैंक जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, ये फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक्स का है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा? तो अगर हम लोग सीआरआर मतलब केस रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर देते हैं तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तब ज़्यादा लोन्स दिया जाएगा। लोन्स अगर ज़्यादा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू। फिस्कल पॉलिसी किसको रेफर करता है? तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो आपका टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी को रेफर करता है। ये जो है आपका गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है आपका एग्रीगेट डिमांड को कम या ज़्यादा करने के लिए, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई लेके आता है। क्वेश्चन नंबर 23, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। एनएनपीएफसी को हम लोग और क्या कहते हैं? एनएनपीएफसी को हम लोग और नेशनल इनकम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूएनओ ऑफिस इन इंडिया। क्यों? क्योंकि जो आपका इंडियन एम्बेसी है इंडिया का ही रहेगा, और उसके बाद अगर कोई फॉरेन कंपनी का ऑफिस इंडिया में है तो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, और कोई अगर शिप्स वगैरह है, शिपिंग वेसल्स वगैरह, वो सब जो है वो इंडिया का पार्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बीओपी। कौन सा इनमें से जो है कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में इंक्लूड किया जाएगा? बीओपी के कैपिटल अकाउंट में आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। कौन सा आइटम जो है इसमें बीओपी के करंट अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा? बीओपी के करंट अकाउंट में आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स। अगर हम लोग लोन्स पे कोई इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो उसको आपको करंट अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे एसेट या लाइबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इज 0.75, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। अगर एमपीसी 0.75 है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना होगा? तो एमपीएस आपका 0.25 हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लायर का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए किस तरह से सोल्व किया हुआ है। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनमें से कौन सा जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा? तो आपका नेशनल इनकम में जो है वो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस को इंक्लूड किया जाएगा। इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए किसी कंपनी का ओनर है और आपका जो ऑफिस है वो आपका खुद का घर है, तो उसमें जो आपको ऑफिस का रेंट होता है वो आपका घर में ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो आप रेंट खुद तो नहीं ले रहे हैं,
लेकिन उसका कुछ वैल्यू होगा, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, इसी को हम लोग इम्प्यूटेड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है नेशनल इनकम में ऐड होता है। तो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंडिया का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपका कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, यही जो है मेन ऑब्जेक्टिव है आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? विच कंपोनेंट ऑफ एडी इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी? एग्रीगेट डिमांड का कौन सा कंपोनेंट है जो कि मशीनरी पे एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करता है? तो एग्रीगेट डिमांड का जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपका मशीनरी को भी इंक्लूड करता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, मशीनरी जैसा जो कैपिटल गुड है उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, ये आपसे पूछा गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल कौन सा है? सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी दे रहा है तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का किसी भी एसेट पे या फिर किसी भी लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट? तो कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में शेयर नहीं करता है? तो वो है आपका जो कस्टम ड्यूटी से। कस्टम ड्यूटी का कोई भी गवर्नमेंट जो है, मतलब जो ये कस्टम ड्यूटी है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और उसको स्टेट के साथ शेयर नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो किसके इक्वल होता है? डिस्पोजेबल इनकम आपका पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जो आपका पर्सनल इनकम होता है उससे आप डायरेक्ट टैक्सेस को जब निकाल देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? ऐसा इनकम जो कि टैक्सेस को देने के बाद रह जाता है और वो कंजम्पशन और सेविंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इनमें से कौन सा जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से लीकेज नहीं है? पहले ये जान लीजिए कि लीकेज क्या होता है। जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा निकालते हैं उसको लीकेज कहते हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से हम लोग क्या करते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ पैसा में पैसा को इंजेक्ट करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो में पैसा इंजेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग इंजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, और लीकेज क्या होता है? जब निकाला जाता है, जैसे कि सेविंग आप करेंगे तो आप सर्कुलर फ्लो से पैसा को निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लीकेज हो जाएगा। बाकी भी ये सब लीकेज ही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? इनमें से कौन सा जो है ट्रांसफर पेमेंट का एग्जांपल है? ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? आपका बिना भी किसी सर्विसेज के आपको जो पैसा मिलता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है बिना किसी सर्विसेज के? तो वो है आपका स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप जो है वो बिना किसी सर्विस के भी आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज, ये है आपका कंजम्पशन फंक्शन, आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन पूछा है तो आपको पता होगा C इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY होता है, तो 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 क्या कह रहा है? व्हेन AD इज लेस देन AS द इकोनॉमी इज इन ए सिचुएशन ऑफ, जब एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है तो इकोनॉमी जो है आपका डिफ्लेशनरी गैप का सिचुएशन फेस करता है। उसमें मतलब डिफ्लेशन होता है, प्राइसेस जो है वो कम जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज बायर सेलर्स होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एग्जिट होता है, पर प्राइस जो है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। ठीक है, प्राइस जो है फिल्म नहीं डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 39, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइन व्हेन? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो कब डिटरमाइन किया जाता है? तो ये जो है आपका जब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है तब होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इनकम का जो अप्रोचेस होता है इक्विलिब्रियम इनकम का, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच और ADAS अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए लाइबिलिटी फॉर ए कमर्शियल बैंक? इनमें से कौन सा जो है कमर्शियल बैंक का लाइबिलिटी होगा? तो कमर्शियल बैंक का लाइबिलिटी जो होता है वो होता है आपका डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक जो डिमांड डिपॉजिट करते हैं वो एक दिन आके बैंक से पैसा मांगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बैंक का लाइबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि उनको ये पैसा रिटर्न करना है। क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है? इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू ए राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व? इनमें से कौन सा का इंक्रीज होने पे जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा? तो वो है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी एक इन्वेस्टमेंट है, तो जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो आपका शिफ्ट जो है राइटवर्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं है? डायरेक्ट टैक्स जो है आपका GST नहीं है। GST जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है,
जो कि आपका मतलब पॉइंट ऑफ सेल एंड अल्टीमेटली बोर्न बाय द कंज्यूमर, मतलब कि ये कंज्यूमर पे लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, और जो कंज्यूमर उस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करेगा उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। सेंट्रल बैंक, क्वेश्चन नंबर 43, सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट टू। सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचता है, इसका रीजन आपसे पूछा गया है। सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्यों बेचता है? तो सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्यों बेचता है? तो वो बेचता है आपका मनी सप्लाई को कम करने के लिए, कि जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम लोग जनरल पब्लिक जब खरीदेंगे तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा था वो जो है आरबीआई के पास चला जाएगा, तो इस तरह से मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ M1? तो इनमें से कौन सा जो है वो M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई का कंपोनेंट है? तो करेंसी विद पब्लिक जो है वो M1 मेजर का कंपोनेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? विच ऑफ द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओएमओ बाय आरबीआई? ओएमओ मतलब क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें आपका सिक्योरिटीज को बाय सेल किया जाता है। तो उसका बाय सेल करने का पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि कंट्रोल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है, मतलब कि आपका मनी सप्लाई हो गया, उसको कम बेस करने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स को कम बेस करने के लिए, इसी के लिए आपका जो मतलब यूज किया जाता है, मतलब सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है उसको बाय सेल किया जाता है। क्वेश्चन 46, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स रेवेन्यू इट लीड्स टू। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग से जब एक्सपेंड जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग से स्पेंडिंग्स जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या होता है? तो अगर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो यहाँ पे आपका बजट डेफिसिट हो जाता है, ठीक है, बजट डेफिसिट का सिचुएशन अराइज हो जाता है। क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन सा जो है मनी का प्राइमरी फंक्शन है? मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉस्ड बाय। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो किस वजह से कॉज होता है? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो एक्सेस डिमांड जो है इकोनॉमी में जब होता है तो उसके वजह से कॉज होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ओकर्स व्हेन एडी एक्सीड एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम? इनमें से कौन सा जो है नेशनल इनकम का कंपोनेंट नहीं है? नेशनल इनकम का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? आपका ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट को हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज है क्वेश्चन 50 का, आज जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप? तो इनमें से कौन सा ऐसा मेजर है जिसका यूज करके हम लोग डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आप खुद कर लीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया। और अगर आपको कोई डाउट रह गया जो कि आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, और पॉसिबल रहा तो मैं वीडियो भी उसके लिए ला दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है।